हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस सेट पर बातचीत करेंगे जो कि जेएनयू के प्रवेश परीक्षा पर आधारित है। यदि आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं और जेएनयू के पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे और इस प्रश्न पत्र के हिसाब से एक अनुमान लगाएंगे कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जो हम यहाँ पर प्रश्न पत्र लिए हैं उसको हमने एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इस प्रश्न पत्र में आंसर भी दे दिया गया है, लेकिन हमें एक तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा कि आंसर हमको खुद यहाँ पर बताना है और उसको बहुत ही गंभीरता से देखना है कि किस टाइप से सवाल पूछा गया है। वरना आपने तो अपने जीवन में बहुत सारी पीडीएफ को पढ़ी होंगी, पीडीएफ फाइल्स को पढ़ी होंगी, अपने मोबाइल में भी बहुत सारा चीज रखा होगा, लेकिन जब कोई चीज बताई जाती है तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। इसमें जो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किस निबंधकार को कहा है। तो जब भी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आधुनिक काल में भारतीय युग पर चर्चा करते हुए उन्होंने एक जगह दो लेखकों की तुलना की है, यूरोपीय लेखकों से, स्टील और एडिसन। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किस निबंधकार को कहा है। ऑप्शन दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब हो गया बालकृष्ण भट्ट को उन्होंने स्टील कहा, जबकि एडिसन कहा है प्रताप नारायण मिश्र को। तो मान लीजिए इस बार एग्जाम में स्टील पूछ लिया गया, अगली बार एग्जाम में हो सकता है कि एडिसन को पूछ लिया जाए, तो आपको एक नई दृष्टि जरूर मिली होगी कि कैसे हमें तैयारी करना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है। आपको परीक्षा में नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, क्योंकि जल्दीबाजी में हम हाँ वाला आंसर लगा देते हैं, बाद में दिक्कत होने लगती है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो एक एक नंबर, एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है। भग्नदूत, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, कुछ कविताएं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आंसर इसमें सही दे दिया गया है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो कुछ कविताएं के जो कवि हैं वो आपके दिमाग में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो जरूर आप रिवीजन कीजिए, अभी आपको तैयारी करने की जरूरत है। शमशेर बहादुर सिंह की काव्य संग्रह है, इनकी कविता संग्रह है कुछ कविताएं, और एक और इनकी कविता संग्रह है कुछ और कविताएं। तो ध्यान में रखिए, पहला आया इसे कुछ कविताएं और फिर कुछ और कविताएं करके शमशेर बहादुर सिंह ने ही लिखा। इसके बाद आपके दिमाग में यह भी सवाल आना चाहिए कि शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक से जुड़े हुए हैं। जब आप को रिलेट कर कर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत अपने स्मृति पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से चीजों को याद करते जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। यानी कि आपको अपने नोटबुक पर एक जगह लिखना पड़ेगा कि आपको प्रकाशन वर्ष से रिलेटेड भी तैयार करना है तथ्य। तो यहां पर देखिए प्रकाशन वर्ष के हिसाब से कहानियों का क्रम दिया गया है। 11 वर्ष का समय, प्लेग की चुड़ैल, एक टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली। तो इसमें जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि पहले एक टोकरी भर मिट्टी। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसके कहानीकार कौन है, ये कहानी सबसे पहले किस पत्रिका में छपी हुई थी। जितने भी मेरे पुराने विद्यार्थी हैं जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, उनके दिमाग में सारी चीजें गूगल की तरह आने शुरू हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी रचना है प्लेग की चुड़ैल। तो इस कहानी के कहानीकार का भी आपको नाम आ जाना चाहिए। बाकी जो प्रकाशन वर्ष है वो भी आपके दिमाग में आ गया। 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही कहानी है।
आलोचक ही नहीं थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहानियां भी लिखी। ठीक है, तो इसमें से 11 वर्ष का समय उसको भी ध्यान में रखना है। फिर दुलाई वाली, तो ये था इसका प्रकाशन वर्ष। तो आप प्रकाशन वर्ष के साथ साथ इसके कहानीकारों का नाम भी याद रखिए, और जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें इन कहानियों का समय संवत में दिया गया है। तो हो सकता है कि आगे बदलने के लिए, पैटर्न को चेंज करने के लिए इसको संवत में भी दे दिया जाए। तो आप मेरी हर बात को ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, कथन और तर्क पर आधारित सवाल यहां पर आ गया, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में भी आता है और यहां पर भी आप देख रहे हैं। पूछा गया है, आधुनिकता का मूल सरोकार विवेकशीलता से है। तर्क दिया गया, आधुनिकता सदैव परंपरा विरोधी होती है। तो जब भी हम कथन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन को हल करते हैं तो संबंधों को हम देखते हैं कि संबंध कैसा है। जब कथन और तर्क दोनों का संबंध आपस में मिलता है, हमारा आंसर अलग होता है, और नहीं मिलता है तो आंसर अलग हो जाता है। यहां पर बताएगा कि आधुनिकता का मूल सरोकार विवेकशीलता से, तो ये बात तो सही है, लेकिन यहां पर बताया गया कि आधुनिकता सदैव परंपरा विरोधी होती है। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया कि ए सही है और बी गलत है। तो इसको आप आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए कहा गया? सूरदास, घनानंद, रसनिधि, नंददास इत्यादि का नाम दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, घनानंद। घनानंद के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा इनकी सी, जैसा कि मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर डायरेक्ट वो किसी कवि का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। इनकी सी, उनकी सी, इनके जैसा, उनके जैसा। ठीक है, तो यहां पर ये जो कथन दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर आपने देख लिया कि घनानंद का है, तो इसको ध्यान में रखिए। और जब भी रीतिकाल आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक दूसरे कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मिलते जुलते कथन है, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो इसलिए जब भी रीतिकाल आप पढ़िए तो सावधानी के साथ पढ़िए, और अभी नहीं सावधानी रखेंगे तो परीक्षा में बार बार आप अपने माथा को पीटेंगे और बोलेंगे कि काश उस समय सर की बात को हम ध्यान में रख लेते। हालांकि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ाते हुए बताया है कि सरलता से कैसे पढ़ा जाए या फिर किन किन चीजों को ध्यान में। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा गया कि कहां करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करे, भारतवासी रोए। उक्त पंक्तियां किस नाटक से ली गई हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी। तो नाटकों का नाम देखने के बाद आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि ये भारतेंदु के किसी न किसी नाटक से लिया गया है, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार ना ये कथन पूछ लिया जाता है, कहां करुणानिधि केशव सोए। तो ऐसे लगता है कि ये केशव दास की पंक्तियां हैं, लेकिन केशव दास की नहीं बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो एक दृष्टिकोण से तो आपको इसको ऐसे ध्यान में रखना है, बाकी ये पंक्तियां नील देवी नाटक से ली गई है, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी के रचनाकार अमरकांत नहीं है? नौकर, महुए का पेड़, जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टर। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि अमरकांत की कहानी नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, महुए का पेड़। तो इसका सही जवाब हो गया यहां पर मार्कंडे नाम के एक कहानीकार हैं, उनकी रचना है महुए का पेड़। बाकी नौकर, जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टर, ये जितनी भी कहानियां यहां पर दी गई हैं सब अमरकांत की। अब मार्कंडे का नाम इसमें क्यों आया? क्योंकि अमरकांत, मार्कंडे, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव ये सब क्या रहे? अब समकालीन रहे। तो इसलिए आपके ज्ञान का चेक करने के लिए, ज्ञान को देखने के लिए कि आप
समकालीनों को भी कितना ध्यान से पढ़ें। इस परीक्षा में अमरकांत से रिलेटेड आ गया, हो सकता है कि आगे की परीक्षा में मार्कंडेय से रिलेटेड आ जाए। तो आपको दाएं बाएं सब तरीके से अध्ययन करके जाना है। अगला प्रश्न है, बिंब और चित्र की सर्वाधिक भूमिका किसमें है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, शमशेर, धूमिल। तो जब आप 7 सप्तक के कवियों को पढ़ेंगे तो उसमें शमशेर बहादुर सिंह के बारे में बताया गया है कि इनकी कविता बिंब विधान पर आधारित है और इसमें चित्रात्मकता। ठीक है, तो सही जवाब हो गया शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैनन, त्यों त्यों खरी निकरै सी निकाई। उक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? बिहारी मतीराम भूषण देव नाम दिया गया। सही जवाब हो गया मतीराम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी आदर्श परक नहीं है? कौन सी कहानी आदर्श परक नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं कि कहानियां भी 3 तरीके की लिखी जाती हैं, आदर्शवादी, यथार्थवादी और प्रेमचंद ने एक और नाम दिया आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ठीक है, ये भी नाम दिया था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सी कहानी जो कि आदर्श परक नहीं है? कफन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी। तो सही जवाब है यहां पर कफन। कफन क्या है? यथार्थवादी कहानी जो कि दलित जीवन पर आधारित है। तो इसको आपने पढ़ा भी होगा और 1936 में ये प्रकाशित हुई थी और कहा जाता है कि प्रेमचंद की ये अंतिम कहानी रही। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गोदान के बाद सर्वाधिक फेमस जो रचना रही है प्रेमचंद की वो कफन रही है और लगभग हर जगह के यूजी और पीजी की कक्षा में ये पढ़ना ही रहता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई प्रैक्टिस सेट्स में मैंने कहा था कि अगर ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो ऐसे लगता है कि वो परीक्षा हुई है। पूछा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? और यहाँ पर सन दिया हुआ है 1903 से 1920, 1902 से 1920, 1900 से 1920, 1905 से 1915, अलग अलग सन दिए गए हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। हालांकि आंसर दिया हुआ है लेकिन आपको थोड़ा सा ये मानकर चलना पड़ेगा कि हमें खुद बताना है। 1903 से लेकर 1920 के बीच में, यानी कि कुल 17 वर्षों तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का संपादन किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे किस लेखक की आत्मकथा है? भगवान सिंह, गुरुदयाल सिंह, सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषारण्य। तो अपने अपने पिंजरे, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दलित आत्मकथा है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, मोहनदास नैमिषारण्य। अगला प्रश्न है जो कि काव्य शास्त्र से रिलेटेड है। पूछा गया, भट्टनायक ने काव्य के शब्द व्यापार को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया है? अभिधा, तात्पर्य, व्यंजना। ठीक है, इसी तरीके से सबका नाम दिया हुआ है। सही जवाब हो गया कि भट्टनायक ने शब्द व्यापार को अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व के नाम से विभाजित किया है और ये वही भट्टनायक है जिन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी, सही बात है। अगले प्रश्न पर बात करें तो जो कथन और तर्क पर आधारित है। पूछा गया कि द्विवेदी युग जागरण, सुधार, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का युग है, क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व से अभिभूत तत्कालीन रचनाकार साहित्य रचना में प्रवृत्त थे। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों पर विचार करना है। द्विवेदी युग जागरण, सुधार एवं नैतिक मूल्यों का युग था, ये बात क्या है? सही है। और क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व से अभिभूत तत्कालीन रचनाकार साहित्य रचना में प्रवृत्त थे या फिर उस तरफ लिख रहे थे। सही जवाब है दोनों। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो गया ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको ध्यान में रखना है। और ये प्रश्न आप देखेंगे कि नगेंद्र की बुक से सीधे सीधे उठा लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए
आपको सीयूईटी की परीक्षा की तैयारी करते समय डॉक्टर नंगेंद्र की पुस्तक का अध्ययन करना भी जरूरी है। मोटी पुस्तक है, लेकिन धैर्य रखकर अगर आप अध्ययन करते हैं तो एग्जाम तक आप उसको कवर कर लेंगे, और एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो कई एग्जाम आप पास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने नगेंद्र के इतिहास को कैसे पढ़ें एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, जरूर उसको देखिए। अगला प्रश्न है, बंग महिला का वास्तविक नाम है? श्रीमती मधुबाला घोष, श्रीमती अपर्णा घोष, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, श्रीमती अनामिका घोष। तो लगातार आप देख रहे हैं कि घोष घोष टाइटल दिया गया है। अब आपको एग्जैक्ट जानकारी होगी, तुरंत बता देंगे, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका मतलब है कि आपको सीयूईटी परीक्षा की तैयारी करते समय साहित्य के अंतर्गत जितने भी पुरस्कार, सम्मान इत्यादि दिए जाते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है, अलग अलग जितने भी पुरस्कार हैं सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आगे होगा कि निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला था? सही जवाब है कौवे और काला पानी, जो कि सन 1983 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, कथन पर आधारित है, और आप देखेंगे कि हमने कबीर के समय, जो भी कबीर की रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कबीर नाम का एक मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसको आप देखेंगे तो वहां से सीधे सीधे सवाल उठा दिया गया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। जायसी के संदर्भ में उक्त कथन किस आलोचक का है? तो सही जवाब हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, चित्राधार शीर्षक कविता के रचयिता है? तो सही जवाब है इसका जयशंकर प्रसाद। और जब आप जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे तो यह बताया गया कि चित्राधार शुरू में ब्रज भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स उपन्यास के रचनाकार कौन है? एक पति के नोट्स उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है उषा प्रियमदा, राजकमल चौधरी, महेंद्र भल्ला, मन्नू भंडारी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो वो बता सकते हैं कि एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। ये भी कई बार सवाल पूछा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिलती जुलती रचनाएं भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स, इसकी लेखिका के बारे में आप सभी को कमेंट करना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके लेखक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेमघन को बताया गया, प्रेमघन बल्कि है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, और यहाँ पर देखिए टाइपिंग में प्रेमघन घन लिख दिया जो कि गलत है। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। एक जमाना था कि जब भारत दुर्दशा पर अलग अलग लोग लिख रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा, और एक और रचनाकार हैं जिन्होंने भारत दुर्दशा पर लिखा था, शायद प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भारत दुर्दशा के बारे में लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने भारत सौभाग्य नाम से रचना लिखी, नाटक लिखा। तो इसको ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के रचनाकार कौन? बहुत फेमस ये प्रश्न है। सही जवाब है निर्मल वर्मा। अब आपको एक कदम और आगे बढ़कर देखना है कि परिंदे कहानी में कुल कितनी कहानियां संकलित है ये भी, और इसको नई कहानी किसने कहा, नई कहानी की पहली कहानी किसने कहा, ये सारी चीजें आप जान रहे होंगे अगर यहाँ जुड़े होंगे लंबे समय से। तो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 10 सेकेंड सेक्स की रचनाएं हैं के रचनाकार है? वर्जीनिया वुल्फ, वंदना शिवा, मेरी वाल स्टोनक्राफ्ट, सिमोन द beauvoir। तो 10 सेकेंड सेक्स
की लेखिका या रचनाकार हैं सिमोन द beauvoir। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्वनि भेद निरूपण के आधार हैं। ध्वनि भेद निरूपण के आधार कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, उपचार, वस्तु, अलंकार, रस, प्रकृति, पुरुष, जगत, आत्मा, गुण, व्यंग्य, रीति, लक्षण। अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग नाम दिए गए हैं। ध्वनि भेद निरूपण के आधार के रूप में उपचार, वस्तु, अलंकार, रस, इन तीनों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि आपके लिए नया हो, इसको जरूर नोट करिए अपने नोटबुक में। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, नंदुलारे वाजपेयी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया नंदुलारे वाजपेयी। इन्होंने प्रयोगवादी रचनाएं नाम से एक निबंध लिखा। इसके बाद लगातार प्रयोगवाद पर चर्चा शुरू हो गई। ठीक है, आपके दिमाग में आया होगा कि अज्ञेय भी नाम दिया हुआ है, क्या ये इसका आंसर नहीं होगा? अज्ञेय ने नई कविता नाम दिया हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना। जबकि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने किया था और अज्ञेय की रचनाओं को ध्यान में रखते ही किया था उन्होंने। और इनका एक बहुत फेमस कथन है कि प्रयोगवाद बैठे ठाले धंधे का काम है। इस टाइप से कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित वाला। एक तरफ रस दिया गया है, दूसरी तरफ अस्थाई भाव दिया गया है, इसलिए आप अपने नोटबुक पर रस को भी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए कि ये इससे सवाल आएगा ही आएगा। अब रस क्या दिया है? शांत, अद्भुत, विभत्स, रौद्र। और इधर दिया है स्थायी भाव निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा, उत्साह। तो हमें मिलान करना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सबसे पहले आपको आता है उसको सबसे मिलाना चाहिए। शांत का हो गया निर्वेद, ठीक है, अद्भुत का हो गया विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा, रौद्र का यहां पर देखिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रौद्र का तो हो जाएगा क्रोध और उत्साह का हो जाएगा वीर। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए डी ऑप्शन जो है वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर नया पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। पहले सब मिलते थे एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पूछ लिया गया है। यानी कि ए, बी और सी तीनों क्या है? मिल रहे हैं और डी नहीं मिल रहा है। इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह उक्ति किस आलोचक की है? इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसको आप कहां पढ़ेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कबीर और खुसरो वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए जो चीजें बताई जा रही हैं वो सीयूईटी और अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दिलो जान से जो भी चीज यहाँ पर बताई जाती है उसको आप लोग अपने दिमाग में रखिए, आपका भला होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कथन दिया गया है। कथन एक, नामवर सिंह के अनुसार हिंदी कविता में व्यंग्य काव्य का जितना सुंदर विकास छायावाद में हुआ उतना कहीं नहीं। कथन दो, नामवर सिंह के अनुसार हिंदी कविता में व्यंग्य या तो निराला ने लिखे या फिर नागार्जुन और केदार ने। अब इसमें से हमें बताना है कि सर्वाधिक उचित उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो पहला जो आंसर यहां पर है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा आंसर है जब आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक पुस्तक पढ़ेंगे, ठीक है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, उसमें ये कोटेशन आपको मिल जाएगा। और हमने भी इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप लोग देखिए, क्योंकि मेरी कोशिश पहले से ही रही है कि कुछ ऐसी किताबों का आप सभी को अध्ययन कराया जाए जो कि नॉर्मली वन लाइनर किताबों से थोड़ी अलग होती है और सवाल कई बार वहीं से बन जाते हैं। ठीक है ना, तो जरूर समय निकाल कर उसको देखिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि नामवर सिंह के अनुसार हिंदी कविता में व्यंग्य या तो निराला ने लिखे या फिर नागार्जुन और केदार ने।
अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये केदारनाथ सिंह है या फिर केदारनाथ अग्रवाल है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि केदारनाथ अग्रवाल के बारे में ये बात कही गई है, क्योंकि नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल निराला एक दूसरे के समकालीन रहे हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित पुस्तकों के नाम। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, देहरादून, भ्रम भारत की। अब इसमें अनुदित पुस्तकों के नाम है। जैसा कि श्रीधर पाठक का नाम हमने लिया तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये किस युग के हैं। ठीक है, इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या कहा है। इसका मतलब है कि इन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों तरीके की रचनाएं की हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि अनुदित पुस्तकों के नाम है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ए, बी और सी, इन तीनों का इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। तो इसको ध्यान में रखिए। अब किसी का ट्रेवलर है, ठीक है, उजड़ ग्राम का विलेज करके है, श्रांत पथिक, ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है, यह किसका कथन है। मुक्तिबोध, यशपाल, अज्ञे, रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न को जब आप देख रहे हैं तो सही जवाब यहां पर तो अज्ञे दिया हुआ है। और ये कहां से लिया गया, शेखर एक जीवनी से। ठीक है ना। तो शेखर एक जीवनी उपन्यासों की भूमिकाओं पर हमने विचार किया हुआ है यूजीसी नेट के अंतर्गत, वहां से जरूर जाकर आप देखिए। ठीक है ना। बार बार मैं आप लोगों को नहीं प्रेशराइज करूंगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वहीं से ये कोटेशन लिया गया है शेखर एक जीवनी से, अज्ञे का। ठीक है। अगला प्रश्न है, भट्ट केदार ने किस सम्राट का गुण गाया है। विग्रहराज चतुर्थ का, जयचंद का, पृथ्वीराज का, अकबर का। तो किसका गुण गाया, सही जवाब है ऑप्शन बी, जयचंद का। ठीक है। तो आप देखेंगे कि आदिकाल में भट्ट केदार और कवि मधुकर, एक ने लिखा जयचंद जयप्रकाश करके और एक ने लिखा जयमयंक जस चंद्रिका। तो इन दोनों रचनाकारों को जरूर ध्यान में अपने। तो आज के छोटे क्लास में हमने कुल 30 प्रश्नों पर ही आप सभी से डिस्कशन किया है, और मेरी कोशिश रही कि आपको सीवीटी के प्रति ललक पैदा की जाए आपके अंदर, और आप इस चीज से सूचित हो जाएं कि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में सीवीटी से रिलेटेड भी वीडियो लेक्चर आएंगे, और जो भी उसके सिलेबस के अंतर्गत चीजें हैं वो आएंगी। तो अभी इन 30 प्रश्नों को आप देखिए, बाकी पर हम आगे डिस्कशन करेंगे, और इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, तो वहां पर आप जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन पीडीएफ पढ़ना और इस तरीके से वीडियो लेक्चर को सुनना और समझना, दोनों में अंतर होता है। आपके पास बहुत सारे मैटर्स होंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास की 1 से अधिक किताबें होंगी, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो ध्वनि निकल रही है, इसका जो आपके ऊपर आशीर्वाद नुमा प्रभाव दिख पड़ रहा होगा, उसका कोई कीमत नहीं। तो उम्मीद है कि बातों को समझ गए होंगे। आगे के प्रश्नों पर भी विचार करेंगे, और इसके अतिरिक्त और भी प्रैक्टिस सेट लेकर हम हाजिर होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।